जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज पढ़ते हैं 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। अगर आपने ये लेक्चर मेरे साथ सही से समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप 100% समझ पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के आवेश वर्ड को समझते हैं। तो दोस्तों, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। इस चार्ज क्या होता है, तो जब आपने कभी बालों में कंघी की होगी तो देखा होगा चट चट की आवाज़ आती है। ऊनी कपड़े उतारते हो तो चट चट की आवाज़ आती है, तो यही चार्ज है। इस चार्ज की खोज की किसने? तो डिस्कवरी कूलॉम ने की, इसीलिए आवेश का मात्रक भी कूलॉम होता है। आवेश मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो जिस तरह से हमारी सोच पॉजिटिव या निगेटिव होती है, वैसे ही आवेश भी धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। अगर हम धनात्मक हैं, अगर हम पॉजिटिव हैं, तो हमारा प्रभाव बाहर की तरफ जाता है, समाज में जाता है। अगर हम नेगेटिव हैं तो हम अपने आप में ही दुखी होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो प्लस चार्ज होता है उसके कारण बाहर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, यानी उन वैद्युत बल रेखाओं का प्रभाव किधर की तरफ होता है? बाहर की ओर। और माइनस आवेश के कारण उसका प्रभाव अंदर की ओर हो जाता है। और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या प्रकट करती हैं? तो दोस्तों, ये वैद्युत बल रेखाएं प्रकट करती हैं वैद्युत क्षेत्र को और वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और माइनस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भैया वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, क्योंकि इसकी तो दिशा परफेक्ट है, या तो बाहर या तो अंदर। तो वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब ये समझते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक का खेल क्या है। तो देखो, आवेश का क्वांटीकरण आपसे कहता है कि आवेश सदैव, मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे जो भी आवेश है उसी का पूर्ण गुणक होगा, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। Q बराबर यानी याद रखना है, Q चार्ज है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर दोनों प्लस प्लस आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या दोनों माइनस माइनस आवेश हैं तो भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और एक प्लस और एक माइनस आवेश है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसको मोटा मोटा ऐसे एग्जाम्पल से समझो, अगर दोनों लड़के हैं तो वो आपस में शादी नहीं करेंगे, या दोनों लड़कियां हैं तो आपस में शादी नहीं करेंगी, बल्कि एक लड़का हो एक लड़की है तो होना अनिवार्य है। यहाँ आकर्षण हो के रहेगा। तो ये आकर्षण प्रतिकर्षण समझ गए। अब आगे चलते हैं। आवेश को अलग अलग 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहले समझते हैं रेखीय आवेश क्या होता है। अगर आवेश किसी रेखा पर वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश कहेंगे। पृष्ठीय आवेश क्या होता है? अगर आवेश पृष्ठ पर वितरित हो। पृष्ठ का मतलब है जैसे कि मान लो थाली है या ऐसे सरफेस एरिया हैं, अगर यहाँ पर आवेश है तो पृष्ठीय आवेश, अगर किसी डिब्बे में आवेश है तो आयतनीय आवेश हो गया। अब समझते हैं जो मेन टर्म है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखते हैं। क्या लिखोगे परिभाषा? तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आप इसे लिख सकते हैं पॉज करके। तो लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L लिख लिया। Q मात्रक कूलम, L मात्रक मीटर। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब समझो, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा से लिखते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का कूलम, और ये क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब मीटर गुणे मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतनीय आवेश घनत्व तो क्या होगा? तो रो बराबर, तो एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम, ये आयतन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। अब समझते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखो दोस्तों, किसी आवेश, ये आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण
या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है, कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। परिभाषा क्या होगी, तो एकांक आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। एक और होता है E बराबर V अपॉन डी बी होता है तीव्रता का फार्मूला, E इक्वल टू V अपॉन डी। V विभव है, D दूरी है, तो V विभव, विभव का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, दूरी का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी इसका मात्रक होता है। यहाँ तक की दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। आप समझते हैं इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट फार्मूला होता है, यानी न्यूटन पर कूलाम। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो याद होना चाहिए mL/T-2 होता है, और आवेश का AT, क्योंकि I बराबर Q बटे T, तो Q बराबर IT हो जाएगा, दोनों मूल राशियां हैं, तो AT इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, M ऐसे ही रहेगा, L ऐसे ही रहेगा, T की पावर -2, और ये है +1, ऊपर जाएगा तो -1, -1 -2 -3 हो जाएगा, और E की पावर -1, तो इतना आ जाएगा। अब समझते हैं कूलाम का नियम। देखो, कूलाम का नियम बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लॉजिकल तरीके से आप इसे समझेंगे और पूरा आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, डाउट होना ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं कि डाउट हो। देखो दोस्तों, कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है ये दोनों आवेश जो हैं इनको बिंदु आवेश कहते हैं और ये स्थिर आवेश हैं। तो क्या लिखोगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या प्रोपोर्शनेट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर ये प्रोपोर्शनेट हटा के बराबर लगाओगे तो आ जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बल है, तो बल के पिताजी कौन थे, न्यूटन, मतलब बल की खोज किसने करी, न्यूटन ने, तो उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक न्यूटन हो गया। अब देखो दोस्तों, 1/4πε0 क्या है, तो 1/4πε0 के निर्वात तथा वायु की अनुक्रमानुपाती नेतांक है, इसका मान 9 × 10⁹ मात्रक क्या होगा तो समझना, इसकी वैल्यू आपको निकाल ली इतनी 9 × 10⁹, तो इसको यहाँ रख दो, तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये चीज़ बटे में आ जाएगी, कूलाम 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 स्क्वायर, तो मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ε0 क्या है, निर्वात तथा वायु की विद्युतशीलता है, इसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसको इधर ले जाओगे तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी विमा बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो ε0 की विमा क्या होगी, ε0 इक्वल टू ऊपर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम मतलब 80, 2 बार लिख लोगे 80, न्यूटन मतलब बल, बल का विमीय सूत्र mL/T-2 होता है, यह है दूरी L, तो L स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हल कर दो, m ऊपर जाएगा तो -1, L ऊपर जाएगा तो 1 और 2 3, ऊपर गया तो -3, T ऊपर गया तो प्लस हो गया, 2 3 4, तो T की पावर 4 हो गई, A की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो ये विमीय सूत्र आ जाएगा। अगर आप इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो F वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के R से नीचे गुणा करा देंगे, तो यहाँ Q1 Q2 अपॉन RQ, यहाँ R के ऊपर कैप लग जाएगा, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समझते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो दोस्तों, ध्यान देना, एकदम समझ में आ जाएगा। देखो,
किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो बिंदु आवेश मान लो, एक प्लस क्यू है और ये क्यू नॉट है, दोनों के बीच की दूरी आर है, तो इन पर क्या लग सकता है, तो लिखो माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर एक अन्य बिंदु आवेश क्यू नॉट या परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, तो उन दोनों के मध्य लगने वाला कूलामीय बल F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब E बराबर F अपॉन क्यू नॉट तो आप जानते ही हैं, तो ये उठा के F का मान यहाँ रख दो, तो क्यू नॉट जब रखोगे तो ये आ जाएगा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 के Q अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। यहाँ तक की बात समझ गए। अब समझो आगे, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दोस्तों सुनो ध्यान से, समान परिमाण दोनों क्यों क्यों हैं, तो क्या हो जाएगा समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति, मतलब एक प्लस एक माइनस है तो विपरीत प्रकृति। समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अत्यंत पास लाने से जो निकाय बनता है उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब एक प्लस और एक माइनस जब बहुत पास आएंगे तो तब तो सिस्टम बन ही जाएगा, तो इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl, H पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है, मिले तो निकाय बन गया। HBr, H पॉजिटिव है Br निगेटिव है, मिले तो निकाय बन गया, वैद्युत द्विध्रुव। अब समझो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। परिभाषा कैसे लिखोगे, तो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो आवेश का कूलाम, दूरी का मीटर, कूलाम मीटर। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका AT और इसका L, ATL हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे चलते हैं और यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक है। देखो दोस्तों, एक मिनट, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। क्या है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो देखो सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया। इसमें क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव रख लिया, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। ये इधर की तरफ L दूरी चला, ये इधर की तरफ L दूरी चला, दोनों के बीच की दूरी 2L हो गई। प्लस के कारण वैद्युत बल कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, और माइनस के कारण अंदर की ओर। तो ये हो गया F1, ये हो गया F2। अब ये इधर की तरफ इसको खींचे इधर, तो ये क्रिया रेखा कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो क्रिया रेखा के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2L sin थीटा। अब समझो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता क्या है, टाउ बराबर होता है बल, यानी बल और बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो ये बल क्या है, F1 बराबर है F2 के, परिमाण में तो बराबर ही है, फिर 2L sin थीटा। तो F1 F2 बराबर क्या हो जाएगा, QE। आपने पढ़ रखा है E बराबर F अपॉन Q, वहाँ से निकाल लेंगे F का मान, QE हो जाएगा। यहाँ रख लेंगे इसकी जगह पर ये QE इंटू 2L sin थीटा। तो आपने पढ़ा है, इसको E को पहले लिख लो, फिर Q गुणे 2L sin थीटा। Q गुणे 2L की जगह क्या लिखोगे, P। तो यहाँ हो जाएगा टाउ बराबर PE sin थीटा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री लें तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा PE न्यूटन मीटर। मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों है, क्योंकि ये बल है और ये दूरी है, तो न्यूटन मीटर। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए 3 नंबर में पूछा जाता है। इसकी मैकेनिज्म आप अपने आप लिख सकते हो। माना ऐसे लिख लोगे, माना दो आवेश, एक प्लस क्यू तथा एक माइनस क्यू एक समान वैद्युत क्षेत्र E में अत्यंत पास रखे हैं, जिसके कारण इनसे एक वैद्युत द्विध्रुव बनता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल F1 है तथा माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल F2 है। क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी 2L sin थीटा है। तो फॉर्मूला लगा दो, हल कर दो।
ये वाला डेरिवेशन दोस्तों आपको 100% आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो देखो पहले डायग्राम सीखो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी 2l होती है, तो ये इधर की तरफ l दूरी चलेगा, ये इधर की तरफ l दूरी चलेगा, तो 2l हो गई। इसका केंद्रीय बिंदु ये है, तो केंद्रीय बिंदु से लेके r दूरी पर मान लो एक बिंदु P स्थित है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो दोस्तों, इस बिंदु पर प्लस के कारण जो तीव्रता होगी वो तो बाहर की ओर होगी, क्योंकि प्लस के कारण प्रभाव बाहर की ओर होता है, और माइनस के कारण यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो तो अंदर की ओर होगी। इसे ई भी मान लेंगे, इसे ई ए मान लेंगे। अब देखो, अगर प्लस क्यू के कारण यहाँ तीव्रता निकालनी है, तो आपको ओ से पी तक की दूरी मालूम है आर, और ओ से ए तक की दूरी है एल, तो ए से पी तक की दूरी क्या बचेगी, आर माइनस एल। अब पी से लेके बी तक की दूरी क्या होगी, तो यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक एल है, तो जोड़ दो, आर प्लस एल हो जाएगी। तो देखो अब इसको लिखना कैसे है, मैकेनिज्म आप लिख लोगे। देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर की जगह कितना है, आर माइनस एल, तो यहाँ आर माइनस एल ले लेंगे। दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, यानी ए से पी की तरफ, तो ए से पी की तरफ। फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आर प्लस एल, तो क्या आ जाएगा, ई बी वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। किधर होगा, तो P से B की तरफ इसकी दिशा है, तो P से B हो जाएगी। आगे चलो देखो क्या करना है, अब आपको रखना है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो P पर एक तो इधर की तरफ जा रहा, दूसरा इधर, तो दोनों विपरीत हैं, तो घटा के परिणामी निकलेगी। तो ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ई ए वेक्टर माइनस ई बी वेक्टर। अब क्या करो, समीकरण 1 तथा 2 से ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर के मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी यहाँ से ई ए और ई बी के मान यहाँ रख दो, तो ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन है दोस्तों क्यू अपॉन 4, ये वाला इतना कॉमन है इधर, इतना कॉमन है इधर। जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा आपके पास, यहाँ ये तो बाहर हो गया, तो बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ से ये बाहर हो गया, तो बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ई वेक्टर इक्वल टू आ गया 1/4π, देखो यहाँ हो जाएगा, एक मिनट यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 के, इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, इसकी इसमें गुणा, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ई वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 के ऐसे ही रहा, इसमें क्या किया, इसका फार्मूला ओपन किया, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसका फार्मूला ओपन करो, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन में तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। तो अब देखो ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 के ऐसे ही। तो देखो दोस्तों, ये जब ब्रैकेट खोलोगे तो इसके आगे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2RL क्या हो जाएगा 4RL। तो यहाँ इक्वल टू आ गया आपके पास इतना। अब देखो R का मान जो है L के सापेक्ष बहुत छोटा है, R का मान L के सापेक्ष बहुत छोटा है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, आप लिखना R का मान L के सापेक्ष बहुत बड़ा है, यहाँ बड़ा कर लेना, इसलिए L का मान R के सापेक्ष नगण्य ले लेंगे। देखो यहाँ पर आप समझो, जो R है ये बहुत बड़ा है, L बहुत छोटा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, आप अपने आप सही कर लीजिएगा।
जहाँ पे छोटा लिख गया वहाँ पे बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख लेना आर, यहाँ पे लिख लेना आर का मान एल के सापेक्ष बहुत बड़ा है, इसलिए एल का मान आर के सापेक्ष नगण्य लेने पर, जैसे कि आर का मान बहुत बड़ा यहाँ दिखाया गया है। अब देखो दोस्तों, अब इसे हल कर देते हैं। देखो E इक्वल टू आ गया था Q अपॉन 4πε0 के, यहाँ 4R लिखा है, 4 को क्या लिख सकते हो, तो 2R लिख दिया इंटू 2L लिख दिया। अब Q को उठाएंगे L के पास लाएंगे तो Q गुणे 2L लिख देंगे। जब इसको नगण्य ले लोगे तो L हट जाएगा, R स्क्वायर बचेगा, तो R की घात कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब एक R से R यहाँ काट दिया तो R क्यूब हो गया, Q गुणे 2L बराबर P होता है, तो यहाँ हो गया, इसकी जगह पर लिख देंगे P, तो हो जाएगा 2P अपॉन RQ। तो E वेक्टर इक्वल टू आ गया 1/4πε0 के 2P अपॉन RQ न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ निर्वात तथा वायु के लिए K का मान 1 लिख लो और बाकी फार्मूला ऐसे ही लिख दो। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है आप समझो लॉजिकली, मैंने लिख दिया है पूरा डिटेल से। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो देखो सबसे पहले डायग्राम समझो, यह है प्लस क्यू आवेश, यह है माइनस क्यू आवेश। ये प्लस माइनस क्यू इधर ओ तक आया, मतलब एल दूरी चला, प्लस वाला इधर आया, ये एल दूरी चला, तो टोटल दूरी हो गई 2L। इसे ए मान लिया, ये बी मान लिया। अब देखो हमने मान लिया कि इसके केंद्र से आर दूरी पर निरक्षीय है, तो या तो ऊपर जाओ या तो नीचे आओ। तो इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब देखो प्लस के कारण तीव्रता जाएगी बाहर की ओर और माइनस के कारण आएगी अंदर की ओर। तो यहाँ पर हमें क्या लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। मान लो यहाँ थीटा है, जिधर एंगल होता है उधर कॉस लेते हैं और जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन लेते हैं। तो यहाँ कंपोनेंट बन जाएंगे ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, इधर बन जाएंगे ई ए साइन थीटा और इधर बन जाएगा ई बी साइन थीटा। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो ये है आधार, ये है लंब, ये है कर्ण। तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इतना इसका भी होगा, इसका भी होगा। अब देखो यहाँ समझना, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ बिंदु P पर, क्योंकि ये वाले घटक जो हैं वो विपरीत दिशा में हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे। तो ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ई इक्वल टू ई ए प्लस ई बी कॉस थीटा। अब इसे समीकरण 1 मान लो। अब देखो ट्रायंगल ले लो पी बी ओ, पी बी ओ, पी बी ओ में अगर कॉस थीटा लें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, अगर ये रूट हटा दो तो घात 1/2 हो जाएगी। तो देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हटाओगे तो रूट हट जाएगा। ये इसकी दिशा किधर होगी, तो ए से पी मतलब बाहर की ओर होगी। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लो। तो ई बी वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दूरी तो बराबर है, होल स्क्वायर हटाओगे रूट हट जाएगा। इसकी दिशा अंदर की ओर हो जाएगी, मतलब P से B की तरफ हो जाएगी, P से B की तरफ हो जाएगी। अब समीकरण 1 में सब मान यानी कॉस थीटा और ई ए और ई बी के मान रखने पर जब ये सब मान रखोगे तो क्या मिलेगा, तो देखो मान रखोगे तो ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उतना ही मान इसका भी है। बाहर क्या हो गया, कॉस थीटा था तो एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये और ये सेम वैल्यू है तो जुड़ के 2 हो जाएंगी। तो क्या लिखोगे, ई इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू कितना हो गया, जुड़ जाएगा 2Q हो गया, यहाँ हो जाएगा 2। अब अपॉन में तो ऐसे ही रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों ये एल था, इसको हमने यहाँ लिख लिया 2L, तो Q गुणे 2L बराबर होता है P, यहाँ हो जाएगा 1। अब
इन ये गुणे में घातें गुणे में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1 घात इसकी 1/2 इसकी, तो जुड़ के 2 1 2 और 1 3 3/2 हो जाएगी। और Q गुणे 2L बराबर P होता ही है, तो ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो सॉल्व करने पर क्या आता है उसे हम समझते हैं। R का मान L की तुलना में बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सही लिखा है। इसलिए L का मान R के सापेक्ष नगण्य ले लो। तो ये L हटा दो, R बचा। तो यहाँ घात कितनी है, 2 1 2 और 1 3, तो 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब यहाँ 2/2 ये तो कैंसिल हो गए, तो घात 3 बची। तो E बराबर 1/4πε0 के P/RQ न्यूटन पर कूलम, इतना सिद्ध हो गया। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। इसके दो मात्रक होते हैं, रेडियन और डिग्री। अब देखो घन कोण क्या होता है, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी गोले के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, और फॉर्मूला 3 होते हैं। एक होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, एक होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक होता है डी ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² बटे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 4π, ये 4π आ जाएगा। अब समझो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो यहाँ से डेफिनेशन याद करना, मैंने लिख भी दी है क्योंकि ये डेफिनेशन पूछी जाती है। देखो ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसमें एक पृष्ठ रखा है, इस पृष्ठ के लंबवत क्या गुजर रही है, वैद्युत बल रेखाएं, इनकी क्या होगी संख्या, इसी संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φE से प्रकट करते हैं। φE बराबर हो जाएगा E × A। E क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र है और जितने क्षेत्रफल से बल रेखाएं निकली हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, और ये है क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। दूसरा मात्रक क्या था E का, वोल्ट पर मीटर, और इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ गया वोल्ट मीटर। विमा निकाल लो, तो यहाँ क्या है बल की विमा क्या होती है mLT-2, यहाँ दूरी तो L² हो जाएगा, अपॉन में आवेश का AT हो जाएगा। हल करोगे तो क्या आ जाएगा m, ऐसे ही L की घात 2 और 1 3, T की पावर कितनी हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो -2 और -1 -3, ये ऊपर गया -1। अब आ जाओ गॉस की प्रमेय समझते हैं, और ये प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए आपको तैयार करना ही है, 110% तैयार करना है। देखो गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान रखना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। φE = Q/ε0, मात्रक वही हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। प्रूफ समझो। तो देखो दोस्तों, कोई आप रफ डायग्राम बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये +Q आवेश है, यहाँ गोला नहीं निश्चित बनाना, जैसा बन जाए वैसा बना दो। यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, यहाँ सूक्ष्म खंड तुमने ले लिया, इसका क्षेत्रफल ये वेक्टर dA वेक्टर हो जाएगा, +Q आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर होती है, हो जाएगी। अब देखो सूक्ष्म भाग से संबंधित वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d∅E = E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, वेक्टर हटा दो तो साथ में cos थीटा आ जाएगा। अब देखो जो dA वेक्टर की दिशा है वही दिशा किसकी है, वैद्युत क्षेत्र की, तो दोनों एक ही दिशा में, तो कोण कुछ बनेगा नहीं यहाँ पे, तो फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो d∅E बराबर आ गया EdA cos थीटा। E बराबर होता है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पीछे पड़ चुके हैं, 1/4πε0 के Q/r²। E की जगह रख देंगे तो d∅E बराबर क्या आ जाएगा, Q/4πε0 के dA cos θ/r²। अब देखो इतना मान घन कोण का होता है ये वाला, तो इसकी जगह d ओमेगा लिख देंगे, d ओमेगा आ गया। अब कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लो। देखो कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालोगे, कुल वैद्युत फ्लक्स में d हट जाएगा, φE बचेगा, तो Q/4πε0 के यहाँ लगा देंगे इंटीग्रेशन d ओमेगा। अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये d ओमेगा का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा का मान 4π होता है, यहाँ रख दो, तो 4π से 4π कैंसिल,
इतना आ जाएगा। निर्वात तथा वायु के लिए के का मान 1 ले लो, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूव हो गया। यही सिद्ध करना था। मात्रक वही हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब समझते हैं गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो देखो दोस्तों, प्लस क्यू आवेश ले लिया, ऐसे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया, क्षेत्रफलीय वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है, तो सूक्ष्म भाग से संबंधित वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। वेक्टर हटा दो, कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ दोनों की दिशा सेम है तो एंगल 0 डिग्री हो गया। 0 रखोगे तो डी फाई बराबर ई डी आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालना है, समाकलन कर दो, इधर से डी हट जाएगा तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन डी ए का कराओगे ए आ जाएगा। अब समीकरण 1 मान लो। अब देखो गॉस के अनुसार वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कराओ तो फाई से फाई कैंसिल, तो ई ए बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर ये ए नीचे आ जाएगा तो ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ए का मान कितना होगा, ए का मान आप लिख सकते हो, चूँकि ये गोले का क्षेत्रफल है तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r² तो एप्सिलॉन नॉट। तो इसको थोड़ा सही करके लिख दो, ई बराबर देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 के बटे में लिख दो और q बटे r² लिख दो। अब इतना आ गया, इसको मान लो समीकरण 3। हम जानते हैं कि ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। यहाँ से अगर एफ निकालो तो ये चीज़ इधर आ जाएगी, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू एप्सिलॉन सॉरी ई इंटू क्यू नॉट। अब देखो ई का मान यहाँ से उठाओ 3 से, अब यहाँ रख दो, तो जब यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, ई बराबर इसकी जगह ये वाला रखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², और यहाँ एक और क्यू है तो यही होता है कूलाम का नियम। इतना आ जाएगा। ये कूलाम का नियम प्रूव हो गया। ये डेरिवेशन भी दोस्तों पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो डायग्राम समझो। पहले एक अनंत लंबाई का एक तार ले लिया, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसे रेखीय आवेश कहेंगे। अब इसका प्रभाव तो इसके चारों तरफ होगा, तो इसके चारों तरफ गैसियन पृष्ठ ले लेंगे। ये गैसियन पृष्ठ बना लिए, 3 है, एक है S1, एक है S2, एक है S3। लंबाई यहाँ से यहाँ तक L ले ली। अब देखो यहाँ से R दूरी पर मान लो ये पृष्ठ है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी और इधर ही होगा क्षेत्रफलीय वेक्टर, बल्कि यहाँ पर और यहाँ पर क्षेत्रफलीय वेक्टर इधर होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, तो लंबवत हो जाएंगे। यहाँ भी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के कारण बाहर की ओर होगी और क्षेत्रफलीय वेक्टर इसके लंबवत होगा, पृष्ठ के डीए वेक्टर हो जाएगा। दोनों के बीच कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो समझो गैसियन पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो देखो फाई ई बराबर आ जाएगा ई वेक्टर डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डी ए डैश वेक्टर। तो ये पृष्ठ तो समान ही होगा, कोई एक पृष्ठ ले लो, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, देखो ई तो बाहर हो गया, डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ डी ए डैश मान लो। अब यहाँ पे इसके और इसके बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री। यहाँ कितना है, 0 डिग्री, तो यहाँ 0 डिग्री। इस 90 का मान 0 होता है तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। इसका मान 1 होता है तो ये फाई ई बराबर ई इंटू डी ए हो जाएगा। समाकलन कर दोगे तो डी हट जाएगा, ये डी ए का समाकलन ए हो जाएगा तो ए आ जाएगा। ए क्या है, ये बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई RL होता है, तो 4 पाई RL हो गया। अब गॉस के अनुसार वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। रेखीय आवेश तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है। यहाँ से क्यू का मान निकालो, लैम्डा इंटू एल आ जाएगा। इस क्यू की जगह ये लैम्डा इंटू एल रख दो तो फाई बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करा दो, तुलना। जब तुलना करा दोगे तब क्या आ जाएगा, जब तुलना कराओगे तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो देखो फाई ए और फाई ई कैंसिल, तो ये बराबर ये हो जाएगा, तो एल से एल कट गया, ई बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलाम। ये सिद्ध हो गया। अब आ जाओ आगे चलते हैं। ये भी डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से इसे भी पढ़ना है।
क्या कह रहा है, एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले बाहर की ओर, देखो ये हमने ले लिया एक गोलीय कोश, इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ कोई एक दूसरी प्लेट रखी इसके चारों ओर, तो इस पर प्लस भी चार्ज था माइनस भी था, प्लस ने प्लस को प्रतिकर्षित करके बाहर कर दिया, तो अंदर क्या बचा, माइनस बचा। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर हमने एक पृष्ठ ले लिया और कैपिटल आर दूरी पर यहाँ ले लिया, तो वैद्युत क्षेत्रफलीय वेक्टर डी ए बाहर की ओर और तीव्रता भी प्लस के कारण बाहर की ओर होती है। तो फिर से वही आ जाओ, क्या सूक्ष्म पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स बाहर की ओर पहले निकाल लो, तो डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो जिधर क्षेत्रफलीय वेक्टर उधर तीव्रता, तो दोनों की दिशा समान है तो कोण जीरो हो जाएगा, तो यहाँ जीरो हो गया, तो ई डी ए डी ओमेगा का समाकलन करोगे तो ए आ जाएगा। ए क्या है, गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब गॉस के अनुसार कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इन दोनों समीकरण की क्या करा दो, तुलना करा दो, फाई से फाई कैंसिल, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई बराबर लिख दो, तो 1/4 पाई और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं इसके आगे। अब पृष्ठ पर निकालना है, तो पृष्ठ पर क्या करो, स्मॉल आर की जगह केवल कैपिटल आर ले लो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर अंदर तो आवेश ही नहीं है, आवेश का मान जीरो है, तो आवेश का मान जीरो है तो क्यू की जगह जीरो लिखोगे तो पूरा मान जीरो आ जाएगा। तो ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ आगे चलते हैं, ये भी डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले एक अनंत अचालक प्लेट ले लो आवेशित, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसके आर पार एक बेलन रख दो। तो देखो यहाँ पर एक पृष्ठ ले लो, एक पृष्ठ यहाँ ले लो, इसके क्षेत्रफलीय वेक्टर बाहर की ओर और तीव्रता भी बाहर की ओर, बल्कि यहाँ पर अगर देखोगे तो पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफलीय वेक्टर ऊपर चला जाएगा और तीव्रता बाहर की ओर, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ फिर वही कंडीशन, जो जिधर वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण तीव्रता बाहर की और क्षेत्रफलीय वेक्टर भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हो गया। तो देखो बेलनाकार गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फाई बराबर फाई ई पी, ये पी बिंदु है, फाई ई पी डैश, यहाँ पी डैश मान लिया, प्लस यहाँ हो जाएगा फाई ई एन, इस वाले गासियन पृष्ठ के लिए ले लो, तो टोटल क्या हो जाएगा, फाई बराबर यहाँ हो जाएगा ई डी ए, यहाँ हो जाएगा ई डी ए ई डी ए। अब देखो यहाँ हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, यहाँ भी ई डी ए कॉस 0 डिग्री, मतलब यहाँ दोनों जगह कॉस 0 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 90, तो यहाँ 90 लिख देंगे, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा फाई बराबर ई, ये तो 1 हो गया, डी ए ये भी 1 हो गया, ए डी ए, अब ये 0 हो गया, डी ए का समाकलन ए, इसका भी समाकलन ए, तो ई ए 2 ई ए हो जाएगा। अब गॉस के नियम से गॉस का नियम लगा दो। देखो गॉस के अनुसार क्या होता है, गॉस के अनुसार फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, यहाँ पृष्ठीय आवेश है, तो पृष्ठीय आवेश सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। क्यू का मान निकालोगे सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, इस क्यू की जगह सिग्मा इंटू ए रख दो, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट समीकरण 1 और इसकी क्या करा दो तुलना, तो ये कट जाएगा, तो 2 ई ए बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, ई बराबर क्या हो जाएगा 2 ई इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। जब तुलना कराएंगे तो ये आपके पास इतना आ जाएगा, समीकरण 1 और 2 की तुलना कराओगे तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब ये दो कंडीशन है दोस्तों ध्यान रखने वाली, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको बता देते हैं। देखो ये प्लस प्लेट एक माइनस प्लेट, तो अगर तुमसे इनके बीच में तीव्रता पूछे तब तो निकाल लेना, इधर उधर क्या हो जाएगी 0, कारण समझो। मान लो इस बिंदु पर तीव्रता चाहिए तो प्लस प्लेट के कारण तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की, और माइनस के कारण अंदर की ओर। अब दोनों की दिशा एक ही तरफ हो गई तो जोड़ के निकाल लोगे। अब अगर यहाँ पूछ दे तो इसके कारण तो बाहर की ओर हो जाएगी और इसके कारण अंदर की ओर हो जाएगी।
अब दोनों की दिशा विपरीत हो गई, अब बल मान तो दोनों का बराबर होगा, तो यहाँ तो जीरो हो जाएगी। यहाँ पे अगर देखें तो इसके कारण तो बाहर की ओर और इसके कारण अंदर की ओर, फिर से दोनों की दिशा विपरीत हो गई, यहाँ भी जीरो हो जाएगी। इन दोनों तरफ क्या होगी, जीरो, केवल कहाँ आएगी, दोनों प्लेटों के बीच में आएगी। तो अभी पढ़ा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E1 का भी मान और E2 का मान बराबर होगा। E इक्वल टू परिणाम ही निकाल लो, E1 प्लस E2 दोनों को जोड़ दो, तो दोनों के हर बराबर हैं, तो सिग्मा इंटू सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम, इतना आ जाएगा। ये चैप्टर डेरिवेशन और परिभाषा के अकॉर्डिंग आपका पूरा हुआ। यदि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो इसे लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिनके एग्ज़ाम लगे हुए हैं या जिन्हें तैयारी करनी है। और इसके आगे अगला वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए जय हिंद।